तो दोस्तों हम यहाँ पर जो कि आज ये पहली क्लास आपकी होगी, बेहतरीन तरीके से आपका यहाँ पर सिलेबस कवर कराएंगे और उम्मीद रहेगी कि पीईटी पहली बार में आप लोग क्वालिफाई कर लें। ठीक है, पूरी क्लासें आपको मिलेंगी। चलिए, जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, ये किस काल में हुआ था। चलिए जवाब दीजिएगा कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था ये कहां से हुआ। चलिए जवाब दीजिएगा। यहां पर बेहतरीन आपका प्रश्न आपका है और यहां पर आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो 3 का ऑप्शन आपका बनेगा, याद रखिए ऑप्शन डी, ये आपका था मध्य पाषाण काल में। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर, मध्य पाषाण काल में। कह सकते हैं कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ जो हुआ वो मध्य पाषाण काल में। ठीक है, इसके साथ प्राप्त हुए, कहां से हुए थे, तो भारत में आपका पड़ता है आदमगढ़। कहां पड़ता है, आदमगढ़ पड़ता है, आदमगढ़। ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है होशंगाबाद, नाम सुना है होशंगाबाद। होशंगाबाद कहां पड़ता है, एमपी में। यहां से इसके साक्ष्य आपको मिले हैं। और आपका एक जगह और है आपका भीलवाड़ा, जो कि राजस्थान से ये प्रमाण मिले हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका डी जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले वह स्थान बताइए। अब देखो आपको दिया मध्य पाषाण काल में जो आपको मिले हैं, कहां से मिले हैं, लंघनाद से, बीर भानपुर से, आदमगढ़ से, या आपका चोपनी मांडो से। अब इसका जवाब आप जरूर दे दोगे, इसका जवाब आप दो दोगे क्योंकि हमने इसके पहले आपको बता दिया है, तो अब आप जवाब दे दोगे। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी। आपका जवाब हो जाएगा सी, आपके आदमगढ़ से, है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा सी, आदमगढ़ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। बताइए भाई कि हड्डी के जो उपकरण हुए हैं, हड्डी के उपकरण जो प्राप्त हुए हैं कहां से प्राप्त हुए हैं, चोपनी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से, या सराय नाहर से मिले हैं। चलिए थोड़ा सा लेवल रख के चलेंगे ताकि अगर पेपर हार्ड भी आता है, क्योंकि अभी तो पता नहीं है कि पेपर कैसा आएगा, इस कारण से थोड़ा सा पेपर हार्ड रखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखो यहां पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, तो यहां पर याद रखिए हड्डी के जो उपकरण मिले हैं कहां से मिले हैं, ये मिले हैं आपके मदहा से भी मिले हैं और आपके सराय नाहर से मिले हैं। तो जिसका जवाब यहां पर सी आया है और जिसका जवाब डी आया है, दोनों जगह से ही हड्डी के उपकरण आपके प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहां पर आपका बनेगा सी और डी, दोनों जगह से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण, तो हड्डी से निर्मित आभूषण कहां हुए हैं, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, अभी आपने कहा कि सराय नाहर और आपका महदहा, तो इसका मतलब है कि दोनों ही ऑप्शन आपका कौन हो जाएंगे, आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपने पहले वाले में लगाया वैसे इसमें आपको लगाना है, दोनों ही ऑप्शन आपका हो जाएगा, सराय नाहर और आपका महदहा दोनों से, क्योंकि ऊपर वाले में यही आपको बताया कि नहीं बताया है, बताया है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। देखो अगर प्रश्न रिपीट होता है इसका मतलब यही है कि हमने रखा है ताकि आपको याद भी हो जाए, नया प्रश्न होगा याद हो जाएगा, इस कारण से रखा है, वरना हम इसे हटा भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। समझ में आ गया। चलिए तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहां से निकले हैं, यहां पर बता सकते हैं कहां से निकले हैं, तो याद रखिए दमदमा से। कहां से निकले हैं, दमदमा से। इसका राइट आंसर कहां पर जाएगा, ऑप्शन बी जाएगा, दमदमा से आएगा। दमदमा कह सकते हैं कहां पर है, सराय नाहर, वही जो आपका तो कह सकते हैं महदहा, वही आपके है गंगा घाटी में आपका है, प्रतापगढ़ जिले के पास आपका स्थित है। याद रखिए प्रतापगढ़ जिले के पास आपका कह सकते हैं स्थित है, तो इसका जवाब कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दमदमा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर कह रहा है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कहां से हुई थी। चलिए पहली क्लास है तो यहां पर कह सकते हैं कि थोड़ा सा नए प्रश्न आपको मिलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना टफ होता है ना। समझिए अगर हिस्ट्री को अच्छा से पढ़ा जाए तो हमको नहीं लगता है कि हिस्ट्री आपको भूलने वाली है, आप भूलोगे नहीं, क्योंकि बिल्कुल क्रम से चलना है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम जो प्रारंभ हुई कहां से हुई थी, यहां पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, याद रखिए नवपाषाण काल। ठीक है, खाद्यान्नों की जो कृषि हुई थी वो नवपाषाण काल से, इसका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। पहले के लोग क्या हुआ करते थे, वो तो क्या खा लेते थे, पहले जानवर को मारने लगे, है ना, फूल जो आपके वो कह सकते हैं कि कंद मूल वगैरह फल वगैरह खाते थे। लेकिन कह सकते हैं जब नवपाषाण काल आया तो इन्होंने खाद्यान्न की खेती करना शुरू किया। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए मतलब इस समय मनुष्य क्या करने था, मेहनत करने लगा था, कृषि में मेहनत करने लगा था, मतलब कर्म करने लगा। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि मनुष्य कर्म कब करने लगा, तो कर्म कब, तो आपको नवपाषाण आपको बोलना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है
कह रहा है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। चलिए ये भी बेहतरीन क्वेश्चन आपका है कि भारत में सर्वप्रथम जो मानव का साक्ष्य मिलता है कहाँ से मिलता है। चलिए मैं हिस्ट्री से कह सकता हूँ एमए कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है अगर हिस्ट्री से आप एमए कर रहे हैं। चलिए गुड इवनिंग। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिलता है कहाँ से मिलता है, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कहाँ से, तो ऑप्शन डी जाएगा आपकी नर्मदा घाटी से। देखो बहुत लोगों का जवाब आ गए हैं, हमने सोचा नहीं था कि आप जवाब सही दे दोगे, मतलब बिल्कुल सही दिया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कहाँ से, नर्मदा घाटी क्षेत्र में आपका है। ठीक है, नर्मदा घाटी आपका है। अच्छा नर्मदा घाटी में अगर बोले कहाँ से, तो वही आप बोलोगे ना आपके हथनौरा। हथनौरा मतलब कह सकते हैं होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद के पास आपके मिले हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कौन कि भारत जो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था। देखो ये प्रश्न आपके छोटा लेवल से लेके बड़े लेवल में पूछा जाता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम जो अनाज प्रयुक्त किया गया था कौन सा दिया गया था। चलिए सब लोग जवाब देंगे, देखते हैं जवाब किसका आएगा। सर कम से कम 100 क्वेश्चन धीरे धीरे, है ना, बोलते हैं धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे खाना हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, धीरे धीरे खाना चाहिए। चलिए मानव द्वारा सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो याद रखिएगा 10 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर। सॉरी, अनाज जो आपका है कहाँ से, जौ, है ना। सर्वप्रथम क्या कर सकते हैं, जौ, इन्होंने जौ को अपनाया था। वैसे देखा जाए तो आधुनिक समाज में देखा जाए तो 8 जो आपके हैं, अगर क्वेश्चन पूछे कि आधुनिक मानव समाज में जो आपके मुख्य रूप से 8 जो आपके खाद्यान्न आपके हैं, तो किस प्रकार से 8, मतलब गेहूं, जौ, चावल, मक्का, बाजरा और एक होता है स्वधर्म। ठीक है, राई, जई, ये आपके होते हैं, मुख्य रूप से 8 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, कह रहा आपसे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से हुए हैं। 11 का जवाब देना है और यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 11 नंबर में 11 का जवाब किसका आ रहा है देख लेते हैं। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छा प्रयास है और आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। याद रखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं लहुरा देव से। कहां से मिले हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, लहुरा देव से हुए हैं, लहुरा देव से प्राप्त हुए, लहुरा देव से। ठीक है, कहां से, लहुरा देव से हुए हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहां पर आपका बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये कोल्डिहावा है ना, वहां पर आपके जो प्राचीनतम जो चावल के साक्ष्य हैं, अगर कोल्डिहावा की बात कर रहे हो ना, तो कोल्डिहावा में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए, चावल के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। अच्छा, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, अब आप तो जवाब दे सकते हो ना कहां से है, आप तो जवाब दे ही सकते हो ना कहां से है, जल्दी से बताइए किसका हो जाएगा। रटा रटाया मतलब तुरंत का जवाब तुरंत आपको दीजिएगा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहां पर मेहरगढ़ से। इसमें से ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, डी, मेहरगढ़ से आपका जवाब हो जाएगा, मेहरगढ़ से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा, देखो ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से हुए हैं। देखो तीनों के ही क्वेश्चन अलग अलग हैं, आंसर भी आपको देख सकते हैं कि अलग है, लेकिन इसमें ऑप्शन आपको मिल गया है, कॉमन मिल गया है, जो कि आपका मेहरगढ़ में हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपका मेहरगढ़ वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। 3 बार पढ़ेंगे तो 100% आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युत के आरंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। देखो ये समय को दिया गया है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है, किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक आपके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा, तो देखिए यहां पर है मुंडी है, दमतक है, अमरी है, बालाकोट भी है, मेहरगढ़ है। तो अभी आपने पढ़ा है तो इसका जवाब दे सकते हैं, मतलब कितना भी घुमाया जाए, कितना भी घुमाया जाए, लेकिन जब आप पढ़ लोगे ना 4-5 क्वेश्चन तो 100% कितना घुमा जाए आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इससे ज्यादा घुमाया नहीं जाएगा, है ना। चलिए अच्छा एक जवाब और दे दीजिए, पशुपालन और कृषि। देखो अभी आपने पढ़ा था कृषि, अब आपसे दिया है कि पशुपालन भी हो और आपके यहाँ पर क्या हो, आपका कृषि भी हो। तो पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो हुए हैं कहां से हुए हैं। चलिए तो यहां पर जवाब कौन हो जाएगा, परेशान मत होइएगा, इसकी मैराथन क्लास चलाएंगे जिस पर आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो याद रखिए पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं वो आपके मिले कहां से, तो आपका जवाब हो जाए कौन सा, आपका डी, मेहरगढ़ से ही मिले हैं, मेहरगढ़ से ही। मतलब यहां भी घुमाने का प्रयास किया था लेकिन आपको नहीं घूमना है, आपको डायरेक्ट आंसर देना मेहरगढ़ से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं।
यहां पर दिया है कि लोग स्थायी जीवन जीने लगे थे। स्थायी जीवन तभी जिएंगे जब वो लोग कृषि करेंगे। क्यों? कृषि को छोड़कर तो जाएंगे नहीं। अब पशु को तो ले जा सकते हैं, है ना, लेकिन कृषि को तो नहीं ले जा सकते। इसका मतलब उनको अब जीवन की कैसी है, स्थायी रहना जरूरी हो गया था। तो ये स्थायी जरूरी हो गया, तो यहां पर 16 का जवाब कौन हो जाएगा? तो भाई 16 का ऑप्शन, इसका भी जवाब डी आएगा। मतलब इसका भी जवाब डी आ गया, मेहरगढ़ से। घूमना नहीं है, आंसर आपको क्लिक करना है, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मेहरगढ़ से। ठीक है, मतलब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस कारण से क्वेश्चन मिल रहे हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशु के प्रमाण मिलते हैं? देखिए, किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जो प्रमाण मिलते हैं, कहां से मिलते हैं? चलिए मारते रहिए, जल्दी जल्दी स्थान मारते रहिए। और इसका जवाब कह रहा है औंधे दिया है, बौरी दिया है, बागुर दिया है और आपका लखनिया दिया है। ठीक है, तो ये मिला कहां से है? 17 का ऑप्शन कुछ लोगों का आया है सी नंबर, बागुर। तो बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है बागुर। बागार जो कह सकते हैं कि होशंगाबाद के निकट ही आपका है। ठीक है, ये भी होशंगाबाद के ही आपके है। जैसे सॉरी, ये जो बागुर पड़ता है कहां पर? भीलवाड़ा जिला आपने सुना होगा, राजस्थान का भीलवाड़ा जिला आपने सुना होगा। भीलवाड़ा जिला सुना है, नहीं सुना है? वो सुना है। अच्छा, उसी के जिले में ही स्थित है आपका बागुर। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ये प्रश्न आपको बहुत छोटे लेवल में पूछा जाता है, बहुत बड़े लेवल में पूछा जाता है। मतलब कहा गया है चारकोलिथिक युग जो कहा गया है वो किस युग को कहा गया है? तो याद रखिए, चारकोलिथिक युग बोला जाता है या कैलकोलिथिक बोला जाता है जब ताम्रपाषाण, ठीक है, ताम्रपाषाण को बुलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग को चारकोलिथिक युग भी कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, यहां पर कह रहा है निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? देखो, कब से कब की बात की गई है, मतलब पाषाण संस्कृत से लिया गया है और कहां तक? हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष जो मिले हैं ये कहां से मिले हैं? तो आपको देखा, अभी आपने देखा कौन सा? अभी आपने देखा कि मेहरगढ़ बार बार देखने को मिल रहा है। तो यहां पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन आपका बनेगा यहां पर बी नंबर आपको हो जाएगा, मेहरगढ़। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। अच्छा, ये आपका पता कहाँ है? जैसे आपने बलूचिस्तान पाकिस्तान, ठीक है, क्या है आपने? बलूचिस्तान पाकिस्तान के ही पास आपका स्थित आपका पुरस्थल आपका कौन सा? मेहरगढ़। ये कहां पर है? बलूचिस्तान, पहले जो पाकिस्तान है ना, वहां से। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? नवदा टोली जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद रखिए, दक्कन का पठार आपने सुना है, दक्कन कॉलेज सुना है। चलिए, सुने हैं तो अच्छी बात है। दक्कन के पास यहाँ पर कह सकते हैं मध्य प्रदेश में नवदा टोली है। यहाँ पर आपका हो जाएगा एच.डी. सांकालिया ने। किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? एच.डी. सांकालिया ने किया था। ये थोड़ा सा नया प्रश्न हो सकता है, तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? चलिए, अब तो जवाब दे सकते हो, नकल करना तो जानते हो ना। नवदा टोली किस राज्य में है? अभी हमने बताया नवदा टोली कहाँ पड़ता है। नवदा टोली कहाँ पड़ता है? तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? 21 का ऑप्शन, वेरी गुड, मतलब नकल करना जानते हो, डी, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई किस रूप में की गई थी? सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? देखो, दिया गया है बृहत पाषाण स्मारक। ठीक है, तो ये की गई थी जो मृतक थे, जो मरे हुए व्यक्ति थे, मरे हुए व्यक्ति या मृतकों को दफनाने के स्थान से ही तो प्राप्त हुआ होगा ना, कि बृहत स्मारक आपके हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी, मतलब इसमें से समाधि होती है, लोग समाधि के रूप में हो जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से। अच्छा, एक पॉइंट इसमें एक नाम ये दे सकता है, बृहत पाषाण काल का एक नाम और होता है। क्या होता है? इसका नाम होता है मेगालिथ। क्या होता है? मेगालिथ भी दिया जा सकता है, मेगालिथ। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगालिथ, तो मेगालिथ भी से बोला जाता है, जो आपका बृहत पाषाण काल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण के स्थल से संबंधित है? राख का टीला, जल्दी से बताइए, राख का टीला जो मिला है वो आपके किस स्थल से संबंधित है? ये भी थोड़ा सा आपको कठिन है, आज का टेस्ट पेपर थोड़ा सा लेवल का रख दिया है। चलिए, तो राख का टीला, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को लेवल का बनना है। जब लेवल का बन जाएंगे तो 100% आप क्लियर हो जाएंगे।
तो राग का टीला जो नौपाषाणिक स्थल है वो आपका है संगनकल्लू। कौन है? संगनकल्लू है। क्या है? संगनकल्लू है। इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा संगनकल्लू। आइए संगनकल्लू है कहां पर? तो आपने एक जिला सुना होगा वेल्लारी। वेल्लारी जिला सुना है? वेल्लारी जिला सुना है कि नहीं सुना है? वेल्लारी जिला आपने सुना है? नहीं सुना है तो और बताते हैं। कर्नाटक सुना है? कर्नाटक सुना है कि नहीं सुना है? कर्नाटक में मैसूर सुना होगा। तो कर्नाटक के मैसूर के बेल्लारी जिले में, बेल्लारी जनपद में ही संगनकल्लू है। यहां से नवपाषाणकालीन पुरातत्व राग के टीले प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, कह रहा आपसे भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर एक भी क्वेश्चन फंस गया तो समझिए कि आपकी मेहनत आपके हाथ में आ गई। ठीक है, चलिए भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आपने पढ़ा होगा कि जो भीमबेटका, चाहे यूपी स्पेशल पढ़ रहे हो या आप कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे पीसीएस एग्जाम पढ़ रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? यहां पर याद रखिएगा कि गुफाओं के शैल चित्र के लिए। किसके लिए? बहुत अच्छे, गुफाओं के शैल चित्र के लिए है। अब ये कहां पड़ता है? ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि भीमबेटका पड़ता कहाँ है। जब भीमबेटका पता चल जाएगा तो ये पड़ता है एमपी में। एमपी में कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है रायसेन जिला। सुना होगा, रायसेन जिला सुना है कि नहीं सुना है? सुना है। तो रायसेन जिला में ही स्थित भीमबेटका, जो कि आपके प्रागैतिहासिक शैल जो चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपको देखने को यहीं पर आपको मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जो प्रसिद्ध है आपका कौन सा है? क्वेश्चन घुमाया गया है लेकिन आपका जवाब प्यारा सा है और आप जवाब दे सकते हैं कि जो प्रागैतिहासिक चित्रकला दिया है उसके पहले भी चित्रकला आया था कि नहीं आया था? आया था। तो यहां पर देखो आपका हो जाएगा भीमबेटका। कहां पड़ता है? रायसेन जिला में, जो कि एमपी में है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी टेस्ट आपका मतलब कह सकते हैं कि ये आपका रहा किसका यहां पर। अच्छा दिया गया है, देख लीजिए। एक क्वेश्चन और दिया है कि भीमबेटका गुफाएं कहां पर है? भीमबेटका की गुफाएं कहां पर है? देखो क्वेश्चन को 3 बार से पूछा गया है, भीमबेटका की गुफाएं कहां पर हैं? तो अब तो जवाब दीजिए भाई, जल्दी से जवाब दीजिए। ये पड़ती हैं आपकी कहां पर? तो थोड़ा सा यार रायसेन आपको मिल गया है, रायसेन मिला है। और रायसेन में कहां है? अब्दुल्लागंज। क्या है? अब्दुल्लागंज आपके रायसेन। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं, जो कि यहां पर दिया है कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? मतलब कौन सी शैल है, कहां से है जहां से आपसे सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक चित्र जो प्राप्त हुए हैं कहां से मिले हैं? यहां पर आपका 27 का जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब वही हो जाएगा घूम फिर का भीमबेटका। अब आप गलती मत करिएगा, कभी भी प्रश्न को गलती मत करिएगा। जितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है उतने प्रकार के क्वेश्चन आपके ले लिए गए थे। ऑप्शन आपका बी हो गया। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, जो कि आपका दिया है कि गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ कहां से हुआ था? यहां पर दिया गया है कि गैरिक मृदभांड कहा जाता है जो आपके विशिष्ट मृदभांड के नमूने हैं, इसी कारण होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, हस्तिनापुर से। यूपीजीके में क्वेश्चन हमने पढ़ाया था। ठीक है, गैरिक मृदभांड पात्र अर्थात ओसीपी का नामकरण हुआ वो आपके कहां से? तो आपके हस्तिनापुर से। ठीक है, कहां से हुआ? हस्तिनापुर से सर्वप्रथम आपके प्राप्त हुए थे और यहीं से नाम पड़ा हुआ था। ये आपके कह सकते हैं कब? तो आपके 1951 में, 1951 से आपको जानकारी मिली थी। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। यहां पर आपसे निम्नलिखित कथनों में से भारत के बारे में सही आपको बताना है, क्या सही है? तो पहला पॉइंट दिया है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। क्या आपने पढ़ा है? आपने क्या पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा, ये आपने नहीं पढ़ा होगा कि भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, ये तो नहीं पढ़ा होगा। आपने यही पढ़ा होगा कि कौन सा नंबर का? ये पढ़ता है 7वें नंबर का, तो ये तो गलत हो गया भाई, है ना। अच्छा दूसरा देख लेते हैं, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्र का लगभग 2.4, ये आपका सही है, मतलब ये वाला सही है। और भी देख लेते हैं, और भी दिए होंगे, और भी छुपे होंगे। यहाँ पर कह रहा है समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, तो क्या यह पॉइंट सही है? नहीं, ये पॉइंट आपका बिल्कुल नहीं सही है। ये समूचा जो भारत है उष्णकटिबंधीय में नहीं है। क्यों? देखो आपकी भारत में गई है कर्क रेखा गई है ना, तो यहाँ थोड़ा सा लटक रहा है कि नहीं है, इसका मतलब है कि पूरा नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। अब भी दिया है कि 22.5 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के रूप में करते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास 2 ऑप्शन मिले थे, पहला, दूसरा और आपका चौथा, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, 2 और 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए उम्मीद की दिक्कत नहीं होगी पहचानने में। क्वेश्चन दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? अब गलती मत करिएगा, एक बार हम आपको बताएंगे, एक बार आप बताओगे। ठीक है, एक बार हम बताएंगे, एक बार आप बताओगे। चलिए तो यहां पर आपका जवाब हो जाए कौन सा?
टू का ऑप्शन आपका बनेगा यहां पर आपका कौन सा, सी नंबर, यहां पर 7वां स्थान है, कौन सा है, 7वां नंबर में आपका आता है विश्व में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है। यहां पर जनसंख्या जो भारत में निवास करती है वो लगभग कितने % निवास करती है। तो देखो क्षेत्रफल तो पता चल गया, अब जनसंख्या भी पता कर लेते हैं। जनसंख्या की बात करें तो आप यही कर सकते हो कि संपूर्ण मानव जाति का लगभग 17% जनसंख्या आपके भारत में निवास करती है। ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, यहां पर सही क्या हो जाएगा। चलिए तो देखो 5 लाख दिया है, 6,30,000 दिया है, 8 लाख दिया है, इनमें से कोई नहीं। एग्जैक्ट नंबर तो आपको पता नहीं होगा, देखो एग्जैक्ट पूरी तरीके से किसी को नहीं पता होगा, इस कारण से इसको लगभग में जवाब देना है। ठीक है, लगभग में जवाब, तो लगभग वाले जवाब बी आ रहे हैं, तो चलिए बी को ही लॉक कर देते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर 6,30,000। लेकिन एक्चुअली में है कितने, एक्चुअली में है कितने, तो याद रखिए 6 लाख। ठीक है, 6 लाख, ये याद रखिएगा 6 लाख और 40,932। ठीक है, कितने हैं, 6,40,932। ठीक है, इतने आपके हैं कुल टोटल आपके गांव। याद रखिए ये आपका 2011 के जनगणना के अनुसार आपका दिया है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। चलिए देखो हम जो भी पढ़ाते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ा सा लेवल की पढ़ाते हैं, ये आज से नहीं है, हमेशा से पढ़ रहे हैं। यही कारण है कि लोअर पीसीएस वाले बच्चे आज भी यहाँ पर कह रहे हैं मेंस की तैयारी करा दीजिए, क्योंकि हमने प्री की तैयारी करवाया था। ठीक है, तो हम हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ा सा लेवल की ही पढ़ाते हैं। चलिए ताकि दिक्कत ना हो और युद्ध को आसानी से आप लोग यहाँ पर कवर करवाओ। चलिए जोड़ा सही नहीं है तो देख लेते हैं। पहला दिया भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये लगभग आपका सही है, 3 का है। दूसरा दिया है 8 अंश 4 मिनट से उत्तर से लेके 37 अंश 6 मिनट उत्तर, ये भी सही है। चलिए ये भी सही है। फिर अक्षांशीय विस्तार दिया है 68 अंश 7 मिनट पूरब से लेके 97-25 पूरब, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब गलती कहाँ मिल गई, भारत में राज्यों की संख्या 28 तो नहीं है भाई, कितनी हमें नहीं पता, जल्दी से बताइए कितनी है, कमेंट करिए कि आपके राज्यों की संख्या कितनी है और आपके केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। पता है सभी को, नहीं पता है, सभी को पता है, पता है तो जल्दी से दीजिए। 28 आ रहे हैं, सभी के 28 आ रहे हैं और केंद्र शासित प्रदेश आपके 8 हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिए राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, चलिए देख लीजिए यहाँ पर अब आपको क्वेश्चन मिलेंगे किसके, अक्षांश के और आपके यहाँ पर देशांतर। अक्षांश रेखा है, देखो ये बीच वाली रेखा होती है भूमध्य रेखा होती है, ऊपरी वाली उत्तरी अक्षांश रेखा होती है, ये उत्तरी गोलार्ध होता है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध होता है, ये दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है, ये आप लोग जानते होंगे है ना। फिर भी यहाँ पर हम आपको बता देते हैं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ये रेखाएं देशांतर होती हैं। ठीक है, बीच वाली जो रेखा होती है ये प्रधान या मुत्तर रेखा कहते हैं, यहीं से जीरो वाली जो आती है उसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। भारत यहाँ पर कहीं पर स्थित है तो पूर्वी देशांतर रेखा इस साइड में हो गई। ठीक है, चलिए अब इससे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बनेंगे। पहला क्वेश्चन इसी से जुड़ा, भारत का विस्तृत है, मतलब भारत का जो विस्तार है वो कितना है, भारत का विस्तार है वो आपका कितना है। चलिए तो यहां पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, कह रहा है भारत का विस्तार जो आपका दिया है 37-17, ये तो मिनट हमने बताया नहीं, ये भी नहीं बताया, ये भी नहीं बताया, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 37-17 हमने बताया नहीं है। हमने तो यही बताया है ना, हमने तो आपको यही भैया बताया है कि भारत को जो विस्तार है वो कितना है, तो आपका 8 अंश है ना, 8 और 4 मतलब 8 अंश 4 मिनट से लेके 37 अंश 6 मिनट उत्तर हमने बताया है। और अच्छा जो देशांतरी विस्तार है वो 68 अंश 7 मिनट से लेके हमने बताया है कहां तक, 97 अंश 25 मिनट तक, ये बताया ना। इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न, अब ऐसे ना झोंक दिया करो, थोड़ा समझ लिया करो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। सिक्किम तो देखा होगा आपने, सिक्किम तो आपने देखा होगा, सिक्किम आपने देखा होगा, अगर देखा है तो सिक्किम आपको यहाँ पर है और यहाँ से जो रेखा जा रही है वो कहाँ से जाएगी, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। अभी सोचो हमने पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा है, हमने पढ़ाया भी है ना, पढ़ाया है। अच्छा तो देखो दिया है राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश यहाँ होता है, जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, पंजाब भी कहीं यहाँ पर छुपा होगा, तो आपको पता है कि राजस्थान इसके सामने आएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राजस्थान। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है,
कह रहा आपसे यहाँ पर कि जिस जिले में 70 अंश पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो आपकी कौन सी है। देखो 70 अंश पूर्वी, 70 अंश पूर्वी, तो इसे डायरेक्ट याद रखना, ठीक है, इसे हम आपको बताएंगे। 70 अंश पूर्वी जो गुजरती है वो राजस्थान में, राजस्थान में कहां पर, जैसलमेर से गुजरती है, ठीक है, जैसलमेर से। इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जैसलमेर से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, अच्छा भारत में आपने सुना है कि बीच से एक रेखा जाती है, कौन सी रेखा आपके भारत से एक रेखा जाती है, कर्क रेखा, जो भारत को लगभग 2 भागों से आपकी डिवाइड करती है, 2 भागों में, है ना। वो कौन सी होती है, 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा होती है, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो त्रिपुरा कहां पर है, यहां पर स्थित है, मिजोरम यहां पर स्थित है, अगरतला यहां पर है, ठीक है, और यहीं पर आपको देखने को मणिपुर मिलेगा, ठीक है, भोपाल है, रांची है। देखो रांची कहां पर, अभी क्वेश्चन मिलेंगे इसलिए कह रहे हैं समझ लीजिए, ठीक है। कह रहा है देखो रांची कहां पर स्थित है, इसके यहां पर है, भोपाल यहां पर है, गुजरात में कह सकते हैं अहमदाबाद यहां पर है, ठीक है। अदर आपको दिख गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बनेंगे इससे। कह रहा है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए पूरी तरीके से मास्टर बना देंगे, आप चित्र में देखोगे और जवाब भी दोगे, आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी लगेगा कि नहीं आपने कुछ सीखा है, ठीक है। चलिए तो यहां पर कह रहा आपसे कौन सा है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा आपको पता है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, मित्रफर, गमछा झार, ये भी हमने आपको बताया होगा। तो यहां पर आपको पता है कहां से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसका मतलब है कि आपका जवाब आपके पास मिल गया है कहां पर, बिहार, उड़ीसा दिया है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा से भी नहीं जाते, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, इसका मतलब है बिहार, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। यहां पर बताइए, ऑप्शन आपको दे दिए हैं, कूट दिया गया है और कूट को कूट दीजिए जल्दी से। चलिए गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है और आपका झारखंड। तो आपको तो पता है कि उत्तर प्रदेश तो हो ही नहीं सकता है, उत्तर प्रदेश तो हमने बताया है, नहीं बताया है, अच्छा नहीं बताया है तो ये बताइए, यहां पर कह सकते हैं अदर जो बचा है वही तो हो जाएगा। इसका मतलब है गुजरात से भी जाती है, छत्तीसगढ़ से भी जाती है, फिर आपके झारखंड से भी जाती है। तो आपका जवाब कौन हो जाएगा, 1 2 4, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। कितना इजी है, इजी बहुत है, अगर समझ लिया तो इजी है और नहीं समझ लिए तो मेमोरी आपकी माइंड में पूरी भर जाएगी, हैंग भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए कर्क रेखा गुजरती है, कहां से गुजरती है, कर्क रेखा कहां से गुजरती है, मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से या इन सभी से, कहां से जाती है। चलिए उम्मीद है आप गलती नहीं करोगे, नहीं करोगे ना, तो आप नहीं करोगे तो देखो मध्य प्रदेश है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन राइट 3 का बन जाएगा डी, इन सभी से होकर गुजरती है। क्योंकि 2 पता है, 2 पता है तो हमें पता है कि डी में जाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये मत सोचिए कि सरल क्वेश्चन है, सरल नहीं, आपने पढ़ लिया है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, बीएड में क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब 2020 में जितने भी पेपर हुए उन सभी से क्वेश्चन पूछा गया। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था, सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है। ये आज से नहीं, रूढ़वादी क्वेश्चन हो गया है, गुजरात में है ना, गुजरात की, मतलब हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो यहां पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आपका 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है कि भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलिए भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, बता डालिए जल्दी से कौन सा आपका हो जाएगा, यहां पर गलती मत करिएगा। चलिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। चलिए अब तो रट गया है, अब तो रट गया ना ऐसे क्वेश्चन। चलिए रट गया है तो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपका बिहार आप जा हो जाएगा, झारखंड से हो जाएगा। चलिए तो 5 का ऑप्शन, चलिए डी नंबर है, डी नंबर है तो लॉक कर दे रहे हैं, झारखंड आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है। देखो अभी हमने चित्र दिखाया था, आपको चित्र दिखाया था कि नहीं दिखाया था, कि कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित जो आपका है वो आपका कौन सा है। 6 का ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो 6 का ऑप्शन आपको हो जाएगा गांधीनगर। कौन हो जाएगा, गांधीनगर, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आप सोचो कि गांधीनगर क्यों है, तो देखो इसलिए है क्योंकि जो रेखा जाती है, जो रेखा जाती है, देखो गांधीनगर में कहां से जाती है, गांधीनगर में आपको दिया गया है यहां पर आपका 13 वाला, ठीक है। यहां पर देखो अगरतला यहां पर है, 23 आपका यहां पर है, और ये आपका 11 है, और आपको उज्जैन वाला आपका यहां पर है, ठीक है। और यहां पर देखो ये प्लस में है, ये 19 में है, ठीक है। अक्षांश को भी देखना है, अक्षांश की स्थिति इसके अकॉर्डिंग देखना है, तो ये 19 में होता है, ये 17 में, तो आप पता चल गया कि गांधी हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको समझिएगा, मैप में समझिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है कि निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है। थोड़ा आज आपको टफ लगेगा, लेकिन नदियां, झीलें, ये सब पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा आपको, ठीक है। चलिए कि कौन सा कर्क रेखा से निकट है, दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर और आपका नागपुर। चलिए 7 नंबर का जवाब दीजिए, देखते हैं किसका जवाब आ रहा है 7 नंबर में।
तो देखिए यहां पर आपका जवाब हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन कर्क रेखा से निकट है, कर्क रेखा से निकट है, तो आपका कोलकाता, दिल्ली, जोधपुर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही पहचान कर लिए हो। यहां पर पहचान बिल्कुल है कोलकाता, अभी आपने पढ़ा कोलकाता, ऑप्शन आपका बी यहां पर सही हो जाएगा। देखो यहां पर देखो दे दिया गया है, कोलकाता वाला भी आपको दे दिया गया है, यहां पर आपको इस प्रकार से, ठीक है। नागपुर देखो यहां पर है, लेकिन यहां पर जो वो वाला था 23.5 वाली रेखा उसके अकॉर्डिंग जाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है। अभी हमने मैप में दिखाया था और दिखाया था कि कर्क रेखा के उत्तर में, मतलब कह सकते हैं ये कर्क रेखा आपकी है, कर्क रेखा है। अब यहां पर दिया है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अब उत्तर में दिया है तो उत्तर में कौन सा हो जाएगा, इसमें से उत्तर में कौन सा हो जाएगा, तो यहां पर उत्तर में हो जाएगा कौन सा, आपका झारखंड तो है नहीं है, मिजोरम नहीं है, त्रिपुरा नहीं है, तो आपका मणिपुर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। कौन हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होती है। जून महीना भद्र गर्मी, भद्र गर्मी जानते हो ना, मतलब बहुत भयंकर गर्मी होती है। सूर्य उत्तरायण हो जाता है, मतलब भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा अब आपको दिमाग में आ रही हो कि भूमध्य रेखा यहां पर होती है, अब उत्तर ऊपर है तो रेखा जाएगी कहां पर, ऐसे रेखा जाएगी, जाएगी कि नहीं रेखा जाएगी, जाएगी। और यहीं पर आपको होता है 21 जून को सबसे गर्मी भी होती है, सबसे बड़ा दिन भी होता है, और यहां पर दिल्ली पड़ती है, कहां पर, दिल्ली है, ठीक है। तो इसका जवाब कौन हो जाएगा, इसका जवाब डी हो जाएगा, दिल्ली, ठीक है, क्योंकि उत्तरायण में जाता है तो ऑप्शन डी हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है, कर्क रेखा से सबसे निकट है, कर्क रेखा से सबसे निकट है, आपका कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। चलिए 23 यहां पर ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, जबलपुर है, अहमदाबाद है, उज्जैन है और आपका वाराणसी है। तो इनमें अक्षांशीय स्थिति के अनुसार कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर जबलपुर होगा, क्योंकि जबलपुर के अक्षांश और कर्क रेखा ये एक मध्य अक्षांशीय रेखा सबसे निकट में आती है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, यहां पर ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा, जबलपुर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां कह रहा है गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांगू के समय में कितने घंटे का अंतर है। चलिए यहां पर देखिए भारत, ये जो आपका भारत है और इस भारत में यहां पर जो अरुणाचल प्रदेश है, यहां पर गुजरात है ना, इनके बीच का जो समय अंतर है वो कितने घंटे का है, यहां पर जवाब दीजिएगा। टू का सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए कुछ लोगों के जवाब आ चुके हैं, जिन लोगों का नहीं आया है या यहाँ पर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हमने यहाँ पर 25 प्रश्न आपकी हिस्ट्री के लिए थे और 25 प्रश्न आपके यहाँ पर ज्योग्राफी के लिए थे। उम्मीद है कि आपको ये टेस्ट बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। और डेली ही ऐसे हम लोग 25-25 करके करेंगे, तो यहाँ पर लगभग 10 या 15 दिन में आपकी यहाँ पर हिस्ट्री भी कंप्लीट होगी और आपकी ज्योग्राफी भी बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद सभी को, राधे राधे।